जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का नया लेटर जारी 31 अक्टूबर 2025 का। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है आ गया वित्त मंत्रालय का लेटर, पेंशनर्स के लिए या फिर कर्मचारी के लिए हो गई घोषणा। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय के द्वारा या फिर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के द्वारा एक लेटर जारी करा गया है जिसका सब्जेक्ट है पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने के लिए सख्त समय सीमा जारी की है। जी हां दोस्तों, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ने एक सख्त समय सीमा जारी करी है और यह समय सीमा लागू होगी डिपार्टमेंट पे। जी हां दोस्तों, जहां से कर्मचारी रिटायर होते हैं। कई बार देखने में क्या आता है कि कर्मचारी रिटायर होने वाला है लेकिन कई बार उसको एमएससीपी नहीं दी गई, कई बार उसके प्रमोशन में कोई गलतियां हैं जिससे उसकी पे सही फिक्स नहीं करी या फिर कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। यानी पहले की कुछ प्रॉब्लम है जब कर्मचारी सेवा में था, लेकिन अब कर्मचारी रिटायर होने वाला है तो दोस्तों कई बार उसकी पे में कुछ गलतियां रहती है जिसकी वजह से कई बार डिपार्टमेंट या फिर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी रिटायरमेंट के बाद उस कर्मचारी की रिकवरी करते हैं उसकी पेंशन में से। तो दोस्तों एक समय सीमा निर्धारित करी है किसने? वित्त मंत्रालय के अंडर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ने एक समय सीमा निर्धारित करी है कि जो ऐसे केस हैं कर्मचारियों के वो तुरंत निपटाए जाएंगे पेंशन डिपार्टमेंट के द्वारा। तो दोस्तों इसी पर एक लेटर जारी करा गया है। कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स का अगर पीपीओ खो जाए तो कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा। जी हां दोस्तों, मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कर्मचारी के, पेंशनर्स के या फिर फैमिली पेंशनर्स के कि सर मेरा पीपीओ खो गया है, मेरे को अब पीपीओ कहां से मिलेगा? क्या मैं नेट से निकाल सकता हूं पीपीओ या फिर मुझे डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा? तो दोस्तों मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगा कि अगर आपका पीपीओ खो जाता है, कभी खो गया हो या फिर आप सोचते हैं कि आगे कभी खो जाएगा, तो फिर आपको पीपीओ कहां से मिलेगा? तो कैसे आप डुप्लीकेट पीपीओ प्राप्त कर सकते हैं, कहां से ले सकते हैं, इसकी मैं आपको एडवाइस दूंगा आगे। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में भी देख रहे हैं, लिखा हुआ है 8 सीपीसी लेटर, 8वें वेतन आयोग का फायदा सभी को मिलेगा। जी हां दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 8 सीपीसी का फायदा हर एक पेंशनर्स को मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी दोस्तों एक लेटर मैं आपको समझाना चाहूंगा 8 सीपीसी पर, कुछ पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई ऐसे पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34%। दोस्तों अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो दोस्तों फिर आप जानकारियां सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको फिर वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं, आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले वीडियो देखने से भी पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां और मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, फिर एक भी जानकारी आपसे स्किप नहीं होगी, मिस नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के या फिर मेरी हेल्प लेने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट वीडियो देखने से पहले आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का नया लेटर जारी 31 अक्टूबर 2025 को। जी हां दोस्तों एक लेटर जारी हुआ है वित्त मंत्रालय के अंडर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का, जिसका सब्जेक्ट है टाइमलाइंस रिलेटेड टू फाइनलाइजेशन ऑफ पेंशन केस। जी हां दोस्तों, जो कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं उनके पेंशन केस को फाइनल करना।
उसकी जो समय सीमा है वो निर्धारित करना पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर अकाउंट ऑफिस की तरफ से। कई बार दोस्तों क्या होता है कि जैसे कोई जवान रिटायरमेंट होने वाला है, वो रिटायर होने वाला है, तो दोस्तों उसको कोई प्रमोशन की दिक्कत है, या फिर कोई नोशनल इंक्रीमेंट पहले का नहीं मिला, या फिर कोई उसका इंक्रीमेंट छूट गया, या फिर कोई उसकी एमएसपी नहीं मिली। कई बार दोस्तों देखने में क्या आता है कि कोई कर्मचारी रिटायर हो रहा है, कोई जवान रिटायर होता है, लेकिन उसकी जो पीछे की सर्विस है उसमें कोई दिक्कत आ गई जिससे उसकी पे सही से फिक्स नहीं हुई रिटायरमेंट के टाइम, तो दोस्तों फिर उसका केस लटक जाता है, काफी लंबे समय तक वो लटका रहता है। फिर दोस्तों फिर पेंशन भी उसकी लेट मिलती है, जो बेनिफिट है ग्रेजुटी का, कम्यूटेशन का, वो भी फिर उसको लेट मिलता है। तो दोस्तों ये आदेश इसलिए निकाला गया है कि ताकि समय रहते ही जो पेंशन केस है किसी जवान का या फिर किसी कर्मचारी का, वो तुरंत फाइनल कर दिया जाए, तुरंत एट ए टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, ताकि रिटायरमेंट के बाद सारी चीजें जो उसके बेनिफिट हैं वो सारी चीजें उनको तुरंत मिल जाए एक कर्मचारी को। तो दोस्तों ये लेटर उसी पे निकाला है। बाकी और क्या पॉइंट लिखे गए हैं ये मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने के लिए सख्त समय सीमा जारी करी है। पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने और वेतन निर्धारण के सत्यापन से संबंधित समय सीमा और जिम्मेदारियों को दोहराया गया है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों किसी पेंशन डिपार्टमेंट की या फिर किसी विभाग की या फिर किसी पीओआर की या फिर रिकॉर्ड ऑफिस की क्या जिम्मेवारियां हैं, तो जिम्मेवारियों को समझते हुए कर्मचारी का पेंशन केस फाइल करना है, पेंशन केस सही समय से करना है, ताकि अंतिम समय में होने वाली विसंगतियों से बचा जा सके जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कठिनाई का कारण बनती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार देखने में आता है कि किसी जवान को एमएससीपी नहीं मिली, एसीपी नहीं मिली, तो दोस्तों उसका बैक डेट का फिर एरियर देना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि पे सही फिक्स नहीं होती, किसी का कोई प्रमोशन छूट गया, कोई इंक्रीमेंट छूट गया, एमएससीपी छूट गई, मतलब कोई दिक्कत आ जाती है रिटायरमेंट के टाइम जब कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसकी पे अगर सही फिक्स नहीं होती तो दोस्तों फिर आगे दिक्कत होती है, पेंशन में दिक्कत होती है। कई बार पे ज्यादा फिक्स कर दी जाती है तो फिर बाद में पेंशनर से रिकवरी करी जाती है, फिर उसका पता पेंशनर्स को पड़ता है तो फिर पेंशनर्स की पेंशन में से रिकवरी होती है। फिर बताया जाता है पेंशनर्स को कि आपकी उस टाइम ज्यादा पे फिक्स कर दी थी गलती की वजह से, तो इस बात की रिकवरी हो रही है। तो दोस्तों जब कर्मचारी कोई रिटायर होता है तो सारी चीजें उसकी ठीक होनी चाहिए, तो ये चीजें पेंशन डिपार्टमेंट को या फिर विभाग को सुनिश्चित करनी चाहिए। जितनी उसने सेवा करी है तो उसके हिसाब से उसकी बेसिक पे डिसाइड हो, यानी एमएससीपी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट से जुड़ी कोई भी परेशानी उसमें ना हो। फिर क्या लिखा है, वेतन निर्धारण के शीघ्र सत्यापन पर ध्यान केंद्रित करें। जी हां दोस्तों, सीजी ने बताया है कि वेतन निर्धारण में गलतियां अक्सर कर्मचारियों की सेवा के अंतिम चरण में पाई जाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जो भी गलतियां हैं वो कई बार जब कर्मचारी रिटायर हो रहा होता है तब वो गलतियां पाई जाती है, जिसका नुकसान कर्मचारी को भुगतना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी राशि की वसूली और अनावश्यक तनाव होता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार पे गलत फिक्स हो जाती है, फिर बाद में रिकवरी करी जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए कार्यालय ज्ञापन में सीसीएस पेंशन रूल, जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों यहां पे एक सीसीएस पेंशन रूल बताया है 63(1)(c) का, इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जो वेतन एवं लेखा कार्यालयों को यानी पीओ को सेवानिवृत्ति की तिथि से 24 महीने पहले तक परिलिपियों की शुद्धता की पुष्टि करने का निर्देश देता है। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उससे पहले यानी 24 महीने पहले उसकी पूरी सर्विस हिस्ट्री देख ली कि कुछ गलती तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई इंक्रीमेंट ना मिला हो या फिर कोई प्रमोशन में दिक्कत आ गई हो, मतलब सब कुछ एक बार जांच कर ले कोई भी डिपार्टमेंट, तब जाके लास्ट में उसकी पे फिक्स करे। सीजीए ने सभी मंत्रालयों, विभागों और कार्यालय को वेतन निर्धारण के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और निम्नलिखित उपाय करने का निर्देश दिया है। सुनिश्चित करें कि वेतन निर्धारण और संबंधित भुगतानों में चूक या गलतियां ना हो। जी हाँ दोस्तों डिपार्टमेंट्स को, विभागों को, रिकॉर्ड को, पीओआर को, जितने भी मंत्रालय हैं उन सबको आदेश दे दिया है वित्त मंत्रालय ने कि जब भी कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उस टाइम उनकी पे गलत फिक्स नहीं होनी चाहिए। किसी जवान की, किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के टाइम कोई भी गलत पे फिक्स ना हो।
जिससे नुकसान झेलना पड़े किसी कर्मचारी को, जवान को रिटायरमेंट के बाद। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों ये बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने लिखा है। अच्छा आदेश इन्होंने सुनाया है। कई बार देखने में आता है कि कई बार पेंशन जाते वक्त कई कर्मचारियों की, जवान की पे गलत फिक्स हो जाती है। जैसे एमएससीपी नहीं मिली हो, कोई इंक्रीमेंट में दिक्कत आ गई हो, बहुत सी दिक्कतें रहती हैं जिससे बाद में कर्मचारी को दिक्कत होती है पेंशन जाते वक्त। तो बेटर यही है कि समय रहते इन सब चीजों को देखा जाए और रिटायरमेंट के टाइम कोई भी गलतियां डिपार्टमेंट ना करे। रिकॉर्ड से भी यही कहा जाता है कि रिकॉर्ड भी कोई गलतियां ना करे जवान से संबंधित। फिर पीओआर जो है, जो ऑडिट करता है, सब चीजें देखता है, तो वो भी गलतियां ना करे पेंशन से जुड़ी। फिर क्या लिखा है, वेतन निर्धारण आदेश विशेष रूप से एमएससीपी, एसीपी, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन से संबंधित आदेश। जी हां दोस्तों, वेतन निर्धारण कई बार गलत हो जाता है। जैसे कि किसी कर्मचारी को एमएससीपी नहीं मिली हो, एसीपी नहीं मिली हो, कोई फाइनेंशियल अपग्रेडेशन उनको नहीं मिला हो, या फिर कोई इंक्रीमेंट उनका रह गया हो, या फिर प्रमोशन नहीं दिया गया हो। मतलब इन चीजों से पे पर प्रभाव पड़ता है, वेतन निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है। तो जो भी डिपार्टमेंट है जो इन चीजों को देखता है वो गलतियां ना करे किसी कर्मचारी से संबंधित या फिर किसी जवान से संबंधित। फिर क्या लिखा है दोस्तों, 4 वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पूर्व वेतन निर्धारण आदेश और सेवा सत्यापन का प्राथमिकता के आधार पर ऑडिट किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके पेंशन फॉर्म भरे गए हैं, जो भी उसकी पुरानी हिस्ट्री है किसी कर्मचारी की, जवान की, वो सही तरीके से देखी जानी चाहिए, ताकि जब कर्मचारी, जवान कोई रिटायर हो रहा हो तो उस टाइम कोई भी ऑब्जेक्शन ना लगे उसकी पे में। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त लेटर है जो जारी करा गया है वित्त मंत्रालय के अंडर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के द्वारा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स का पीपीओ खो जाए तो कैसे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कई पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स कमेंट करते हैं कि सर मेरा पीपीओ खो गया है या फिर आगे कभी खो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमें पीपीओ कहां से मिलेगा। दोस्तों अगर आप अपनी पेंशन बैंक सीपीपीसी से ले रहे हैं और अगर आपका पीपीओ खो गया है या फिर आगे खोने वाला है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। एक आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि आप इस टाइम रिटायर हुए थे और बाद में आपका पीपीओ किसी कारणवश आपका पीपीओ खो गया या फिर जल गया और आपकी कोई भी कॉपी आपके पास नहीं है उसकी, तो दोस्तों फिर आपको ये एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सीपीपीसी के पास जहां से आप अपनी पेंशन ले रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सीपीपीसी के पास एक कॉपी जरूर होती है पीपीओ की। जी हाँ दोस्तों, जहां से आपकी पेंशन आ रही है, जो आपकी पेंशन कैलकुलेट कर रहा है, एरियर कैलकुलेट कर रहा है सीपीपीसी, उसके पास एक कॉपी जरूर रहती है पीपीओ की, चाहे वो फैमिली पेंशन की हो या फिर खुद पेंशनर की हो। तो वहां से दोस्तों आप एक कॉपी ले सकते हैं, डुप्लीकेट कॉपी। या फिर दूसरा ऑप्शन है एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, आप थाने में रिपोर्ट करा सकते हैं कि आपका पीपीओ खो गया और उसकी कॉपी आपको लगानी पड़ेगी अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को। ये मैं तब बता रहा हूं अगर सीपीपीसी वाले आपको पीपीओ की कॉपी नहीं देते, तब आपको ये दूसरा स्टेप फॉलो करना है। एफआईआर की कॉपी लगाएंगे, फिर वो भेजेंगे अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को, उनके पास भी एक कॉपी होगी। तो दोस्तों आपकी एक फाइल बनती है, तो दोस्तों वो फाइल में आपका पीपीओ इंक्लूड होता है, पीपीओ लगाया जाता है और एक पीपीओ की कॉपी पेंशनर्स को दी जाती है, सीपीपीसी को दी जाती है। या फिर अगर कोई ट्रेजरी से पेंशन ले रहा है तो ट्रेजरी के पास भी पीपीओ होता है, या फिर जिसकी डीपीडीओ से पेंशन चल रही है, डीपीडीओ के पास भी पीपीओ होता है। जितनी भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है जहां से आपकी पेंशन आ रही है उनके पास पीपीओ जरूर होता है। तो वहां से आप कांटेक्ट करके आप अपना पीपीओ प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं आपको रियल आइडिया बता रहा हूं। ये तो हुआ ऑफलाइन तरीका, ऑफलाइन तरीका है। ऑनलाइन भी आपको पीपीओ मिल जाता है। अगर आप स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पर्श में आपका पीपीओ मौजूद है, कोरिजेंडम पीपीओ मौजूद है और वही पीपीओ आप निकाल सकते हैं स्पर्श से। फिर दोस्तों दूसरा तरीका है डिजी लॉकर। जी हाँ दोस्तों, या फिर उमंग एप्लीकेशन। ऑनलाइन सिस्टम भी है जिसके थ्रू आप पीपीओ निकाल सकते हैं। कई ऐसे डिपार्टमेंट है सेंट्रल के जिन्होंने सुविधा कर रखी है, एक साइट बना रखी है, वहां पर जाके आप अपना पीपीओ नंबर डालेंगे तो वहां से आप पीपीओ निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भले ही वो पुराना पीपीओ या फिर रिवाइज पीपीओ हो 7 सीपीसी का, वो आप निकाल सकते हैं।
बहुत से तरीके हैं पीपीओ निकालने के, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीपीपीसी से ले रहे हैं पेंशन तो डायरेक्टली आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास भी एक पीपीओ की कॉपी होती है। अगर नहीं देते तो दोस्तों बहुत से फिर सरकारी वेबसाइट है, जैसे सेंट्रल की वेबसाइट हो गई, वहां से आप पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि स्पर्श हो गया, जो स्पर्श के थ्रू ले रहे हैं। कई बार दोस्तों जो पोस्ट ऑफिस के पेंशनर्स हैं उनका पीपीओ हो गया, तो उसकी एक अलग वेबसाइट है, तो वहां पे अपना पीपीओ नंबर डालेंगे, वहां से निकाल सकते हैं। मतलब बहुत से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। कोई दिक्कत है पीपीओ से जुड़ी, आप नहीं ढूंढ पा रहे, नहीं मिल रहा, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सही चैनल बता दूंगा कि किस चैनल पे आपको चलना है, किस सीढ़ी पे आपको चढ़ना है, वहां से आप जाकर आप पीपीओ ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको गाइडेंस दे दी। ऑफलाइन तरीके भी हैं पीपीओ निकालने के और ऑनलाइन तरीके भी हैं, दोनों तरीके हैं। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है वित्त मंत्रालय को लेटर। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने सरकार से किया अनुरोध कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन किया जाए, दोबारा मसौदा तैयार किया जाए। जी हां दोस्तों वित्त मंत्री जी को एक लेटर लिखा गया है अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के द्वारा। जी हां दोस्तों, कई संगठनों को लगता है कि 8 सीपीसी में हमें फायदा नहीं मिलेगा, 8 सीपीसी में पेंशनर्स को फायदा नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों कई संगठनों ने यह मांग करी है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में साफ और स्पष्ट चीजें लिखी जाए। तो दोस्तों दोबारा टर्म ऑफ रेफरेंस बनाने की मांग करी जा रही है भारत सरकार से। अब दोस्तों संगठनों की क्या डिमांड है टर्म ऑफ रेफरेंस में, ये मैं आपको समझा देता हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन किया जाए, दोबारा टर्म ऑफ रेफरेंस बनाया जाए। दोस्तों दोबारा टर्म ऑफ रेफरेंस तो सरकार नहीं बनाएगी। अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इस टर्म ऑफ रेफरेंस को कैंसिल करके या फिर इसमें कुछ संशोधन कर दे, नहीं करेगी। जो एक बार टर्म ऑफ रेफरेंस बना दिए हैं उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। अब दोस्तों इन्होंने क्या डिमांड करी है, टर्म ऑफ रेफरेंस में 8 सीपीसी के लागू होने की तिथि मेंशन करे। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में डेट मेंशन नहीं है कि 8 सीपीसी का फायदा कब से मिलेगा। तो दोस्तों इन्होंने मांग करी है कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में स्पष्ट रूप से डेट मेंशन करी जाए कि 8 सीपीसी का फायदा 1/1/2026 से मिलेगा। तो दोस्तों संगठन ने यह डिमांड करी है। फिर दूसरी डिमांड करी है टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का उल्लेख किया जाए, यानी पेंशनर्स को इंक्लूड किया जाए, लिखा जाए कि पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। कर्मचारियों की अपेक्षाओं का उल्लेख किया जाए कि कर्मचारियों की क्या डिमांड्स हैं वो पूरी करे सरकार, तो वो लिखा होना चाहिए टर्म ऑफ रेफरेंस में, साफ साफ लिखा जाए क्या क्या मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों संगठन डिमांड कर रहा है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में सारी चीजें इंक्लूड करी जाए, जैसे कि तारीख 8 सीपीसी की कब से मिलेगा, साथ ही साथ कर्मचारियों की क्या डिमांड है, पेंशनर्स की डिमांड इंक्लूड करी जाए, पेंशनर्स को इंक्लूड करी जाए। दोस्तों इन्होंने ये डिमांड करी है कि दोबारा टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करी जाए। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझा दूं, जो भी ऐसा लिख रहे हैं ऐसा तो गवर्नमेंट करेगी नहीं, दोबारा टर्म ऑफ रेफरेंस तो वो नहीं बनाएगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप थोड़ा इंतजार तो करें। आप परेशान क्यों होते हैं? क्या सरकार ने ये लिख के दे दिया कि 8 सीपीसी पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, या फिर सरकार ने ये कह दिया कि हम किसी को 8 सीपीसी नहीं देंगे? ऐसा तो सरकार ने कुछ कहा ही नहीं है। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। मैं इन संगठन की बात कर रहा हूं, क्यों परेशान हो रहे हैं? 7 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में भी डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा था। टर्म ऑफ रेफरेंस में सिर्फ कर्मचारियों का उल्लेख किया था और सिर्फ पॉइंट गिनाए थे कि पे कमीशन इन चीजों पर काम करेगा। लेकिन पेंशनर्स को मिला ना 7 सीपीसी, 6 सीपीसी भी दिया गया पेंशनर्स को। तो बेकार में आप परेशान क्यों हो रहे हैं और दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं? तो बेटर यही है थोड़ा शांत बैठ जाएं, मिलेगा 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा पेंशनर्स को। बाकी रही बात कर्मचारियों की डिमांड की, पेंशनर्स की डिमांड की, वो बात अलग है। वो पे कमीशन अपने हिसाब से देखेगा, पे कमीशन और सरकार अपने हिसाब से देखेगी। हम जितनी भी डिमांड कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, सरकार को जैसा लगेगा वो वैसा देगी। तो हमें इंतजार ही करना है, बेकार परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेकार आप अपना बीपी बढ़ाएं, शुगर लेवल बढ़ाएं, उसका क्या फायदा? जब मैं बैठा हूं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया, टर्म ऑफ रेफरेंस में सारी चीजें इंक्लूड नहीं करी जाती। वो सिर्फ एक प्रारूप है पे कमीशन को बताने का कि पे कमीशन इन चीजों पे काम करेगा।
सिर्फ अभी पूरी चीजें तय नहीं करी है, पूरी चीजें तो पे कमीशन तय करेगा। आप बेकार टेंशन ले रहे हैं, तो बेहतर यही है पे कमीशन को काम करने दीजिए। पे कमीशन सब कुछ करेगा। 8 CPC मिलेगा तो सबको मिलेगा, फिटमेंट प्रैक्टिस दिया जाएगा तो सबको मिलेगा, चाहे कर्मचारी हो या फिर पेंशनर्स हो। तो दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं तो पेंशन डिपार्टमेंट में हूं, जानकारियां रखता हूं, तभी मैं आपको जानकारियां देता हूं। और बेवजह की जो बातें होती हैं वो मैं आपको नहीं बताता और ना ही मैं आपको परेशान करता हूं। जो सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी वही मैं आपको दूंगा, गुमराह मैं करता नहीं, ये आपको पता ही है। तो शांत रहिए, पे कमीशन को काम करने दीजिए। बेकार आप टेंशन ले रहे हैं कि नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा ऐसा होगा, ये तो बेकार की बातें हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। बाकी आपके अपने सुझाव क्या हैं, आपके अपने विचार क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप जानकारियां सटीक पाना चाहते हैं और सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।